ये है कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की किताब का एक चैप्टर जिसका नाम है इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, तो आज हम ये समझने वाले हैं कि इतिहास जैसे विशाल विषय की पहली सीढ़ी बच्चों के लिए मतलब एक शिक्षक के नजरिए से कैसे बनाई जाती है। हम देखेंगे कि हम अतीत के बारे में जानते कैसे हैं, समय को नापते कैसे हैं और वो कौन से सुराग हैं जो हमें हमारे पुरखों की कहानी बताते हैं। और ये बहुत जरूरी काम है। जैसा कि इतिहासकार E.H. कार ने कहा था, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक कभी न खत्म होने वाली बातचीत है। तो ये चैप्टर एक तरह से बच्चों को उस बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार करता है। आज हम देखेंगे कि अतीत की रोशनी में हम आज की दुनिया को बेहतर कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए इस किताब के पन्ने पलटते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम इतिहास कहते हैं तो इसका मतलब क्या है। मुझे तो स्कूल में लगता था कि ये सिर्फ राजाओं, रानियों और लड़ाइयों की तारीखें रटने का सब्जेक्ट है। बिल्कुल, और ज्यादातर बच्चे यही सोचते हैं। ये किताब इसी धारणा को तोड़ने की कोशिश करती है। ये बताती है कि इतिहास मानव के पूरे अतीत का अध्ययन है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त नजरिया दिया गया है। क्या? किताब कहती है कि अगर हम पृथ्वी के पूरे इतिहास को, मतलब लगभग 4.5 अरब साल, ठीक है, उसे एक 24 घंटे की घड़ी मान लें, ओके, एक दिन, तो हम इंसानों यानी होमोसेपियंस का इतिहास उस घड़ी में रात के 12 बजने से कुछ सेकंड पहले ही शुरू होता है। क्या बात करें, 4.5 अरब साल के मुकाबले सिर्फ 3 लाख साल। हाँ, ये तो ऐसा है जैसे किसी बहुत लंबी फिल्म के आखिरी सीन में हमारी एंट्री हुई हो। ये सोचना ही दिमाग घुमा देता है। बच्चों को ये बताने का आइडिया कमाल का है। बिल्कुल, क्योंकि ये पहली ही लाइन में हमारे अहंकार को खत्म कर देता है। ये हमें एहसास दिलाता है कि ये ग्रह सिर्फ हमारा नहीं है। सही बात है। हमसे पहले यहाँ डायनासोर, सरीसृप और करोड़ों वर्षों तक न जाने कैसे कैसे जीव जंतु राज कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव देता है। ठीक है, तो अगर हमें उस कहानी को जानना है जो हमसे लाखों साल पहले शुरू हुई, तो कोई तो होगा जो इन पुरानी कहानियों को खोज निकालता है। किताब में इन्हें अतीत का जासूस कहा गया है, जो मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, और ये जासूसी कोई एक अकेला इंसान नहीं करता। इसके लिए पूरी टीम होती है अलग अलग विशेषज्ञों की। जैसे सबसे पहले हैं भूविज्ञानी। ये जमीन के जासूस हैं। ये पृथ्वी की बनावट, चट्टानों, पहाड़ों की पड़ताल करते हैं। इनके काम से पता चलता है कि लाखों साल पहले कोई जगह रेगिस्तान थी या वहां घना जंगल था। एक मिनट, यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। भूविज्ञानी चट्टानें देखते हैं और जीवाश्म विज्ञानी हड्डियां। इन दोनों में फर्क क्या है? बच्चों को ये इतने सारे विज्ञानी और शास्त्री कंफ्यूजिंग नहीं लगते होंगे? एक टीचर इसे कैसे समझाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। आप इन्हें एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टीम की तरह सोच सकते हैं। अच्छा, वो विज्ञानी वो हैं जो क्राइम सीन यानी उस जगह की जांच करते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा था। और जीवाश्म विज्ञानी उस क्राइम सीन से मिले सबूतों की जांच करते हैं, जैसे कंकाल या अवशेष। बिल्कुल, वो हमें बताते हैं कि उस समय कौन से जीव जंतु या पेड़ पौधे वहां मौजूद थे। फिर आते हैं मानव विज्ञानी, जो ये समझने की कोशिश करते हैं कि उस समाज के लोग रहते कैसे थे, उनके रीति रिवाज क्या थे। और फिर आते हैं मेरे पसंदीदा पुरातत्व विज्ञानी। ये वो लोग हैं जो असल में खजाना ढूंढते हैं, मतलब खुदाई करते हैं। हाँ बिल्कुल, पुरातत्व विज्ञानी खुदाई करके उन चीजों को निकालते हैं जो इंसान अपने पीछे छोड़ गए। उनके पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, खिलौने भी। हाँ, खिलौने, जानवरों और इंसानों की हड्डियां और यहाँ तक कि उनके घरों के अवशेष। ये ठोस सबूत होते हैं जो सीधे तौर पर बताते हैं कि उस समय के लोग कैसे रहते थे। ये जो पुरातत्व विज्ञानी खुदाई करते हैं, मुझे हमेशा से बहुत फैसिनेटिंग लगता है। मान लीजिए उन्हें एक पुराना मटका मिला, वो बस उसे देख के कैसे बता सकते हैं कि ये 100 साल पुराना है या 2000 साल? ये तो किसी जादू जैसा लगता है। ये जादू नहीं, विज्ञान है। और यहीं पर समय की गणना का पूरा सिस्टम काम आता है। टाइमलाइन वाला? हाँ, आज दुनिया भर में समय की गिनती के लिए ज्यादातर ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल होता है। इस कैलेंडर में ईसा मसीह के जन्म के वर्ष को एक शुरुआती बिंदु माना गया है। अच्छा, तो सब कुछ वहीं से गिना जाता है, उनके जन्म के बाद का समय और उनके जन्म से पहले का समय। बिल्कुल, उनके जन्म के बाद के समय को कॉमन एरा यानी सामान्य संवत या शासन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भारत 1947 शासन में आजाद हुआ। ठीक है। और उनके जन्म से पहले के समय को बिफोर कॉमन एरा या सासाम्पू कहते हैं, जिसकी गिनती उल्टी चलती है। उल्टी मतलब 100 सासाम्पू के बाद 99 सासाम्पू आएगा। हाँ बिल्कुल वैसे ही। और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है।
किताब में एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात लिखी है कि इस कैलेंडर में कोई 0 वर्ष मतलब ईयर 0 नहीं है। सही पकड़ा आपने। साल एक साथ संपू के ठीक बाद सीधा साल एक साथ आ जाता है। अरे ये तो कमाल की बात है। मतलब ईयर 0 जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये तो कैलेंडर की दुनिया का एक ग्लिच जैसा लगता है। हाँ, आप कह सकते हैं। शुरुआत में जरूर कंफ्यूजन हुआ होगा। इसकी वजह यह है कि जब यह सिस्टम बन रहा था तब यूरोप में जीरो का कॉन्सेप्ट ज्यादा पॉपुलर नहीं था। लेकिन इस किताब ने बच्चों के लिए इसका एक बहुत सरल समाधान दिया है। क्या? कोई फॉर्मूला है? हाँ, एक सीधा सा फॉर्मूला। अगर आपको दो अलग अलग एरा के वर्षों के बीच का समय निकालना है तो दोनों वर्षों को जोड़कर उसमें से एक घटा दें। अच्छा, जैसे गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 560-700 पूर्व में हुआ था, तो आज मान लीजिए साल 2025 है, तो उन्हें पैदा हुए कितने साल हो गए? निकालिए। हम करेंगे 560 प्लस 2025 और -1 यानी 2584 साल। ये तो बहुत आसान तरीका है ना? और इन घटनाओं को क्रम में दिखाने के लिए समय रेखा या टाइमलाइन एक बहुत बढ़िया तरीका है। और किताब में यह भी बताया गया है कि भारत में पारंपरिक पंचांग का भी बहुत उपयोग होता है। जो सूर्य और चंद्रमा की चाल पर आधारित है। हाँ, ये बच्चों को बताता है कि समय को मापने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है। अलग अलग संस्कृतियों ने अपने अपने तरीके विकसित किए हैं। तो अब हम ये जान गए हैं कि इतिहासकार समय को कैसे मापते हैं, लेकिन उन्हें अपनी कहानियों के लिए जानकारी मिलती कहाँ से है? ये स्रोत या सोर्सेस क्या हैं? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका, जैसा किताब में भी सुझाया गया है, वो है अपने परिवार के इतिहास के बारे में सोचना। मतलब अगर आपको अपने परदादा परदादी के बारे में जानना हो तो आप क्या करेंगी? शायद कोई पुरानी फोटो एल्बम देखेंगी, किसी बड़े बुजुर्ग से उनकी कहानियां सुनेंगी। हाँ, या हो सकता है कोई पुरानी चिट्ठी या डायरी मिल जाए। यही तो स्रोत हुए। बिल्कुल। इतिहास के स्रोत भी कुछ ऐसे ही होते हैं। ये एक जिगसॉ पजल के टुकड़ों की तरह हैं। इतिहासकार इन टुकड़ों को जोड़कर अतीत की तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये पहेली सुलझाना आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी पहेली सुलझा रही हैं जिसका बॉक्स कवर आपके पास नहीं है और आधे से ज्यादा टुकड़े गायब हैं। वाह, ये तो काम को और भी मुश्किल बना देता है। किताब में इन स्रोतों को कुछ श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, यानी खुदाई से मिली चीजें। इसमें सब कुछ आता है। पुराने सिक्के जिन पर राजाओं की तस्वीरें या चिन्ह बने होते हैं, पुरानी इमारतें, मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, मृदभांड। हाँ, और उस समय के हथियार। ये सब भौतिक सुराग हैं जिन्हें आप छू सकती हैं। और दूसरी श्रेणी है साहित्यिक स्रोत, मतलब लिखी हुई चीजें, जैसे पांडुलिपियां, जो हाथ से लिखी पुरानी किताबें होती हैं, वेद, कविताएं, नाटक। और एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। अच्छा, जो लोग बाहर से भारत आए। हाँ, उन्होंने यहाँ जो कुछ देखा और लिखा वो हमें एक बाहरी नजरिया देता है। और एक तीसरी श्रेणी भी है मौखिक स्रोत। लेकिन मौखिक स्रोतों पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं? लोक कथाएं तो कहानियां होती हैं, क्या ये इतिहास के लिए कमजोर सुराग नहीं है? ये एक बहुत ही जायज शक है और इतिहासकार भी इसी शक के साथ काम करते हैं। वे मौखिक स्रोतों को सीधे सीधे सच नहीं मान लेते। तो फिर वे उसकी तुलना पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों से करते हैं। अगर एक लोक कथा में किसी पुराने मंदिर का जिक्र है और खुदाई में सच में वहां एक मंदिर के अवशेष मिलते हैं तो उस कहानी का वजन बढ़ जाता है। बिल्कुल। इसलिए इतिहासकार किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहते। वे सभी स्रोतों को एक दूसरे के सामने रखकर सच के सबसे करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इन सभी जासूसों ने अपने सारे सुरागों को जोड़कर शुरुआती इंसानों के बारे में क्या तस्वीर बनाई है? हमारी कहानी शुरू कहाँ से होती है? जैसा हमने पहले बात की, मानव यानी होमो सेपियंस लगभग 3 लाख साल पहले पृथ्वी पर आए। शुरुआती मानव झुंडों में रहते थे और मुख्य रूप से शिकारी और खाद्य संग्राहक थे। मतलब उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, आज खाने का जुगाड़ कैसे होगा। वो एक जगह टिककर नहीं रहते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे भोजन और सुरक्षित आश्रय की तलाश में लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। इस दौरान उन्होंने 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजें सीखी। आग और पत्थर के औजार बनाना। एकदम सही। आग ने उन्हें ठंड और जंगली जानवरों से बचाया और वे अपना खाना पका सकते थे, और बेहतर औजारों ने शिकार को आसान बना दिया। और हमें उनके जीवन की एक झलक उन गुफाओं में बने चित्रों में भी मिलती है जिन्हें शैल चित्र कहते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं। बिल्कुल, ये चित्र कमाल के हैं। ये उस समय के लोगों की आंखों देखी है। ये हमें उनके जीवन और शायद उनके विश्वासों के बारे में भी बताते हैं। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव आया।
वो क्या था? लगभग 12,000 साल पहले हिमयुग यानी आइस एज समाप्त हुआ और पृथ्वी की जलवायु गर्म होने लगी। और इस क्लाइमेट चेंज का इंसानों पर क्या असर पड़ा? इसने सब कुछ बदल दिया। गर्म जलवायु के कारण घास के बड़े बड़े मैदान उगे और इंसानों के लिए एक जगह पर बसना और खेती करना संभव हो गया। अच्छा। उन्होंने गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना सीख लिया। साथ ही उन्होंने गाय बकरी जैसे जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया। वे अब भोजन पैदा कर सकते थे, सिर्फ ढूंढना नहीं था। ये तो मानव इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा होगा, शिकारी संग्राहक से किसान बन जाना। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ खाने का तरीका नहीं बदला, इसने इंसान की पूरी सोच बदल दी। जब आप एक जगह टिकते हैं तो मेरा तेरा का कॉन्सेप्ट आता है, जमीन की मिल्कियत का सवाल उठता है। और यहीं से समाज में जटिलता और शायद असमानता की शुरुआत भी होती है। बिल्कुल, वो एक छोटा सा बीज बोना हजारों साल बाद की दुनिया की नींव रख रहा था। वाह, ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। अब लोग नदियों के किनारे बसने लगे क्योंकि वहां की जमीन उपजाऊ थी, समुदाय बड़े होने लगे और धीरे धीरे छोटे गांव, जिन्हें पल्ली कहा जाता था, कस्बों में बदलने लगे। हाँ, और जब लोग एक साथ रहने लगे तो नई नई टेक्नोलॉजी का भी विकास हुआ। लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा ताकि वे अनाज स्टोर कर सकें और खाना पका सकें। और फिर धातुओं का उपयोग शुरू हुआ। पहले तांबा और फिर लोहा। धातुओं से बहुत बेहतर और टिकाऊ औजार और हथियार बनने लगे। और यहीं से शहर, राज्य और जिसे हम सभ्यता कहते हैं, उसके उदय की नींव पड़ी। तो इस एक अध्याय से हमने देखा कि इतिहास सिर्फ तारीखें रटना नहीं है, बल्कि यह सुरागों को जोड़ने की एक जासूसी प्रक्रिया है। हमने समय को मापना सीखा, कैलेंडर के ग्लिच को समझा और उन अलग अलग स्रोतों को जाना जो हमें अतीत की खिड़की से झांकने का मौका देते हैं। हाँ, और हमने मानव समाज की एक लंबी यात्रा को भी समझा, शिकारियों के झुंड से लेकर पहले किसान समुदायों तक। किताब के अंत में एक बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है, क्या हम इतिहासकारों की तुलना जासूसों से कर सकते हैं? मेरे ख्याल से ये एक बेहतरीन तुलना है। दोनों ही बिखरे हुए सबूत खोजते हैं, सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं और जो हुआ उसकी एक विश्वसनीय कहानी बनाने की कोशिश करते हैं। शायद अगला कदम ये हो सकता है कि हम अपने खुद के परिवार या अपने मोहल्ले के इतिहास के जासूस बने। और यहाँ एक और विचार मेरे मन में आ रहा है। हमने देखा कि कैसे लगभग 12,000 साल पहले एक बड़े जलवायु परिवर्तन ने इंसानों को शिकारी से किसान बना दिया और उनकी पूरी दुनिया बदल दी। ये एक दिलचस्प मोड़ है। आज हम फिर एक बड़े जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। सही कहा। इतिहास हमें बताता है कि ऐसे बड़े बदलाव सिर्फ मौसम नहीं बदलते, वो समाज को, हमारी जीवन शैली को और हमारे आपसी रिश्तों तक को पूरी तरह बदल देते हैं। सोचने वाली बात यह है कि आज की ये बदलाव आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी कहानी को किस तरह लिख रहे होंगे।